हेलो दोस्तों, माय रिसर्च आय बाय द मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अनु छेत्री और मैं कालचिनी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। दोस्तों, मेरी आवाज क्लियर आ रहा है तो एक बार हाथ हिला दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सबको आज का जूम सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज मंगलवार का दिन है और आज हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होता है। हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन सर आते हैं आज का दिन। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग डायरी पेन लेके वीडियो को ऑन करके बैठिए एक जगह पे। क्योंकि चलते फिरते अगर ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपने जिनको भी इनवाइट किया था आज का जूम सेशन के लिए, एक बार उनको चेक कर लीजिए। अगर नहीं आए तो उनको रिकॉल कर लीजिएगा और जूम पे अटेंड कराइएगा। तो मैं ज्यादा लेट ना करती हुए आज मैं यहाँ पे बुलाने जा रही हूँ हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन सर को। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच अनु मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अनु मैडम के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए भाई। आज मंगलवार का दिन है, आज सबके लिए क्लैपिंग करेंगे हम लोग। जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त कैसी ऐसे एनर्जी होती है क्लैपिंग में, है ना। सोई सोई क्लैपिंग होते हैं, ऐसे सोई सोई क्लैपिंग, खुद को भी पता नहीं हम ताली बजाए। ताली बजाने के हजार फायदे आप लोग खुद ट्रेनिंग में बताते हैं ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं आपका इस मंच पे स्वागत करता हूँ और आज बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और जैसे कि हमेशा मैं एक कहानी से अपनी मीटिंग को शुरू करता हूँ, आज भी एक कहानी से अपनी मीटिंग को शुरू करूँ। एक बंदर और बंदरिया जो है, वो एक पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि काश भगवान ने हमको इंसान बनाया। क्योंकि इंसान देखिए, घर बनाता है, गाड़ी में घूमता है, एसी में बैठता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, मनाता है, परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय करता है। और हम जानवरों की तो कोई जिंदगी ही नहीं। ना हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं, ना हम कोई घर बनाते हैं, ना हमारे पास कोई सुविधा है। काश भगवान ने हमको इंसान बनाया। तो जब ये बातें कर रहे थे, वो जो पेड़ था वो एक तालाब के किनारे हुआ था। तालाब के किनारे पेड़ था, उसके ऊपर बैठ के, डाली पे बैठ के दोनों पति पत्नी बात कर रहे। और ये जब बातें कर रहे, उतनी देर में आकाशवाणी हुई कि अगले ही पल जो भी जानवर इस तालाब में गिर जाएगा वो इंसान बन जाए। तो बंदर और बंदरिया एक दूसरों की आंखों में देखते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कि हम लोग कूदेंगे। डिसीजन ले लिया और बंदर सीधे कूद गया। अभी 5 मिनट बाद वो पानी में से एक नौजवान आदमी निकला, जैसे बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार। अब वो अपने आसपास देख रहा है। वो देख रहा है कि मैं अकेला निकला तो मेरी पत्नी क्यों नहीं निकली पानी में से। उसने देखा लेकिन फिर कोई निकला नहीं। तो उसने जब पेड़ पे देखा तो बंदर ये पेड़ पे ही बैठी थी। अभी तक वो डाली पे ही बैठी थी। तो वो उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुमने जंप क्यों नहीं लगाया। तो बंदरिया बोलती है कि भाई आप कौन है। तो बोलता है मैं भाई नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं वही बंदर हूँ जो तुम्हारे बाजू में बैठा था। मैं पानी में गिर गया और देखो मैं इंसान बन गया। तो बंदरिया बोलती है अच्छा, वो आकाशवाणी सही थी। वह बिल्कुल सही थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम क्यों नहीं कूदी। तो वो बोलती है मुझे ये ख्याल आया कि ये अगर झूठ हुआ तो, अगर मैं इंसान नहीं बनी तो। तब वो बंदर उसको बोलता है कि देखो, अगर इंसान नहीं बनी तो क्या होता, तुम वापिस बंदर होके बाहर निकलते। बंदर तो थे ही, कोई नुकसान थोड़ी था। लेकिन कोशिश करने की जरूरत थी, अगर तुमने भी कोशिश की होती तो तुम भी मेरी तरह इंसान बनते। तो जिंदगी में कई बार हम लोग ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें नुकसान कोई भी नहीं। सोच अगर इसको पूरी तरीके से आप समझे, लॉस कुछ भी नहीं। कई बार हम लोगों के साथ प्लानिंग शेयर करते हैं, बोला सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ तो। अरे नहीं हुआ तो जो आप काम कर रहे हो वो तो हो ही रहा है। लेकिन इसको और बेटर करने के लिए हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी जब आती है तब उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए और पूरी तरीके से जो है उसका फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है डुप्लीकेशन कब करें, कैसे करें। ये एकमात्र टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत सी चीजों के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ। मैं आज ओवरऑल चीजों के ऊपर बातचीत करूंगा कि किस प्रकार से आप इस बिजनेस में टीम बिल्डअप करेंगे, किस प्रकार से जो है आप अपने सपनों को यहाँ पे पूरा करेंगे। अब यहाँ पे ना कई सारी कंफ्यूजन भी है, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और आप में से कुछ लोग हर बार जवाब देते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ और लोग भी आए यहाँ,
ठीक है ना, कुछ और लोग भी आए और यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप जब उठ ही गए हो सुबह, जब आपका अलार्म बज ही चुका है, ठीक है, जब आप रेडी होके इस मीटिंग में बैठ ही चुके हैं, तो क्यों ना इस मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया जाए। लाइफ में सिर्फ ऑडियंस ना बना जाए बल्कि प्लेयर भी बना, क्योंकि ऑडियंस और प्लेयर में बड़ा फर्क होता है। हमको प्लेयर बनना है, सिर्फ ऑडियंस नहीं बनना। तो पार्टिसिपेट कीजिए, और मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ पे कोई फाइन नहीं है। अगर आपने हैंड रेस किया और कोई गलत सवाल पूछ लिया तो आपको कोई 100, 200, 500 रुपए का फाइन नहीं लगेगा कि सर मेरे ई वॉलेट से 500 रुपया कट गया। क्यों? क्योंकि मैंने जूम मीटिंग में हाथ ऊपर कर दिया था और एक सवाल पूछ लिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि डुप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज डुप्लीकेशन? इसके ऊपर मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। जो भी जवाब देना चाहता है वो एक बार हैंड रेस करेंगे। डुप्लीकेशन क्या है? ठीक है, चलिए मैं एक बार वेट करता हूँ और भी लोग हैंड रेस कर दे। ऑलरेडी 5-6 लोगों ने तो हैंड रेस कर दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और भी लोग, कम से कम 10% लोग होने चाहिए। अगर इस मीटिंग में 650, 670 लोग हैं तो 50-60 लोगों के तो हाथ ऊपर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अनीमा मैडम को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताए उनके हिसाब से डुप्लीकेशन क्या है। जी मैडम। हमारी चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। डुप्लीकेशन के बारे में हम समझते हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वैसे लोगों को करवाना है, या हम चलिए, जो अच्छा जो कर रहा है उसके हिसाब से हमको करना है। ओके, मतलब हम जैसे काम करते हैं उस हिसाब से हमें लोगों को काम कराना है। चलिए बहुत बढ़िया। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज चौधरी सर से कि वो एक बार बताएं उनके हिसाब से डुप्लीकेशन क्या है। जी सर, मारी गुड मॉर्निंग। जो भी सफल व्यक्ति अपनी ही तरह सफलता की ओर अपने एसोसिएट को वो मार्गदर्शन कराता है। जिन जिन परिस्थितियों से वो गुजर के गया है उन परिस्थितियों से उसे अवगत करा करके अगर सही मार्ग दिखाकर उसे सफल बनाता है तो मेरे हिसाब से सफलता यही है, डुप्लीकेशन यही है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अपनी राय यहाँ पे रखी सर, थैंक यू। मैं म्यूट करूंगा आपको। शिवानी मैडम है, शिवानी मैडम आप बताइए। जी मैडम बताइए मैडम। जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। नमस्कार सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। मारी सर ডুপ্লিকেশন ইন দা মিন্স কপি, ডুপ্লিকেট করা সিনিয়রকে বা এই সিস্টেমে যে আছে তাকে একদম হুবাহু ফলো করা, ট্রু করা, সেটা হচ্ছে ডুপ্লিকেশন। মানে যে কাজটা এই সিস্টেমের লোক করছে তাকে আমাকে একদম অন্ধের মতন বিশ্বাস করে যেতে হবে, এই হচ্ছে ডুপ্লিকেশন স্যার। वेरी गुड। चलिए आपने भी अच्छी तरीके से बताया, लेकिन और लोगों को सुनते हैं। एक बार जोयता मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। जी मैडम अनम्यूट कीजिए, लिंक भेजा गया है आपको। यस मैम। मॉर्निंग सर। मारी गुड मॉर्निंग, मारी गुड मॉर्निंग। डुप्लीकेशन मतलब मेरे जैसा और एक किसी को तैयार करना। मेरे अच्छा। जैसा, मेरा जो काम, मेरा जो बोलना, मेरा जो ड्रेस कोड, मेरा सब कुछ मैं जैसा ऐसा ही किसी को तैयार करना ही डुप्लीकेशन है। चलिए थैंक यू वेरी मच मैडम। राकेश यादव जी को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। राकेश जी। सर हमारी शायद आयुर्वेदा मॉर्निंग। मारी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा अपना मानना है कि डुप्लीकेशन हम करा नहीं सकते हैं। ये हम अपने आप को उस हिसाब से अगर हम ढालते हैं, कंपनी का जो सिस्टम है, सिस्टम का फॉलो, अगर हम किसी अपने अपलाइन को आइडल मानते हैं, हम उसका डुप्लीकेशन यानी उसका डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी टीम में भी डुप्लीकेशन होना चालू हो जाएगा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। आपका आंसर ये था कि डुप्लीकेशन कब होगा, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा बेसिक था कि डुप्लीकेशन क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपने अच्छे से जवाब दिया। एक बार जितने भी साथी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए वो सभी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग, जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ टॉपिक है उसके ऊपर देखिए। समझ जो है ना इस बिजनेस की,
वो समझ को जो समझ जाता है वो यहाँ पे लीडर भी बन जाता है, डुप्लीकेट भी हो जाता है और लोगों को डुप्लीकेट भी कर लेता है। तो ये जो समझ है इसको हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग जो है बिजनेस की, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई तो आप बहुत आसानी से इस बिजनेस में टीम बना लेंगे और देखते देखते जो है आप एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छी रैंक पे भी पहुंच जाएंगे। तो मैं उन लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ जो लोग माई रिचार्ज में बहुत अच्छी इनकम करते हैं। कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 3 लाख कमाता है, किसी ने गाड़ी ले लिया, किसी ने घर बना लिया, कोई डबल डायमंड डायरेक्टर बन गया, कोई क्राउन बन गया, कोई बहुत तेजी से डायमंड डायरेक्टर बन गया। तो मैं इन लोगों को जब ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है वो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ। उन लोगों के अंदर एक चीज होती है, पहले क्या होती है कि अपने जीवन को लेकर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना, ठीक है ना। और आप बोलेंगे सर हम लोग सुबह 6:30 बजे रेडी होके बैठे हैं तो बिल्कुल हमको भी आगे बढ़ना है, इसीलिए आज इस जूम मीटिंग में। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो है कंफ्यूजन में काम कर रहे होते हैं, उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आप जो काम अभी कर रहे हैं, आप माई रिचार्ज अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जो काम आप अभी कर रहे हैं वो काम आपको अगले 5 साल में कहाँ पे लेके जाएगा और आप अगले 5 साल में कहाँ पे जाना चाहते हैं, ये दो चीजें आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं 2 दिन पहले काउंसलिंग में बैठा हुआ था अहमदाबाद में, तो वहां पे काफी सारे लोग मुझे मिलने के लिए आए। तो मैंने एक भाई साहब से पूछा कि सर आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला मैं जॉब कर रहा हूँ सर, और मैंने माई रिचार्ज अभी पिछले महीने ज्वाइन किया है और मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप जो जॉब कर रहे हो वो कितने टाइम से कर रहे हो? बोला सर मैं 14 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप जब 14 साल से जॉब कर रहे हैं तो आपको ये बात भली भांति पता होगी कि ये जॉब अगले 5 साल में आपको कहाँ पे लेके जाए। अगले 5 साल आप इस नौकरी को करोगे तो आपका जीवन कैसा होगा, आपकी इनकम कैसी होगी, आपके पास कौन सा व्हीकल होगा, आपके घर में क्या बदलाव आएगा, आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि जो काम को आप 14 साल कर चुके हैं वही काम आपको अगले 5 साल में 10 साल में कहाँ पे लेके जाएगा, आपको इस आपसे ज्यादा किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा। बोला हाँ सर ये तो मुझे पूरा आइडिया है कि यही काम अगले 5 साल में करूंगा तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो उसके बाद दूसरा सवाल मैंने उनको पूछा कि अगले 5 साल में आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर ये दोनों ही जगह अलग है तो माई रिचार्ज आपको वहां पे लेके जा सकता है जहां पे आप जाना चाहते हैं। तो ये सवाल हमें खुद को पूछना है, क्योंकि जो लोग माई रिचार्ज में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, उनको ये पता था कि उनको क्या करना है जिंदगी में, उनको अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि देखिए माई रिचार्ज में कामयाब कौन होता है। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में ये बात बता चुका हूं, तो लोगों के मुंह खुल जाते हैं पहले ऐसे करके, क्या बात कर रहे चेतन सर। मैं हमेशा बताता हूं कि ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। माई रिचार्ज जो है पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। तो लोग बोलते क्या बात है सर, पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। जी, ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं, ये पैसों की आजादी का बिजनेस है। बड़ा फर्क है इसमें, पैसा कमाना और पैसों की आजादी, इसमें बड़ा फर्क है। पैसा कमाना मतलब मुझे 10,000 कमाना है सर, मुझे 20,000 कमाना है, मुझे 30,000 कमाना है, मुझे 50,000 कमाना है, मुझे 1 लाख कमाना है, ये हो गया पैसा कमाना। और पैसों की आजादी मतलब मुझे कंटिन्यूअसली पैसे देने वाली सिस्टम को क्रिएट करना है कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरे परिवार को फाइनेंशियल कभी कोई दिक्कत नहीं आए, फाइनेंस को लेके कभी कोई टेंशन क्रिएट ना हो। ये हो गया पैसों की आजादी। तो ये पैसों की आजादी का बिजनेस है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पे आप अगले 10-20 साल में भी जो काम नहीं कर सकते वो काम करने के लिए आपको इस बिजनेस में आना चाहिए कि मुझे 5 साल में वो करना है जो माई रिचार्ज के बाहर की दुनिया में 20 साल में भी पॉसिबल नहीं है या जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं। वो करने के लिए मुझे इस बिजनेस में आना है। तो सबसे पहली चीज है कि जितने भी लोग इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करते हैं, जो चमकते हुए सितारे हैं हमारे, वो अपनी जिंदगी के बारे में बड़ा क्लियर थे। उनको ये पता था कि भाई मुझे कुछ करना है जिंदगी। और जब ये चीज क्लियर हो जाती है ना तो बहुत से प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते सर मुझे करना तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। कई सारे लोगों की ये समस्या है। और आप अगर इस बिजनेस को अच्छा टाइम दे रहे हैं तो आपको फिर टीम में से प्रॉब्लम आती होगी, सर मुझे करना तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसका मैं आपको एक सटीक एग्जांपल बताता हूँ और आज इसको पूरी तरीके से, ये जो भ्रम है आपका, इसको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इस पूरी पृथ्वी पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी जानवर ऐसा नहीं है, एक भी कीड़ा मकोड़ा भी ऐसा नहीं है, एक भी पौधा या एक भी पत्थर भी ऐसा नहीं है जिसके पास आपसे ज्यादा 1 सेकंड से ज्यादा कि भाई भगवान ने मुझे 24 घंटे दिए
उसको 25 घंटे दिए। किशोर जी क्यों इतना जूम मीटिंग करते हैं? क्योंकि उनको 25 घंटे दिया, वो तो उठ जाएंगे सुबह भाई। ऐसा नहीं है, किसी के भी पास 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं है, समय सबको एक सरीका मिलता है। और सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर होगी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जैसे मेरे सामने एक भाई साहब बैठे थे, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं वो। तो मैंने उनको कहा कि सर आपका क्या दिक्कत है? उन्होंने बोला सर मैं तो माई रिचार्ज करना चाहता हूँ, मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है मुझे एक ही जगह पे बैठना है, और उसके बाद मैं घर जाता हूँ तो मेरे टाइम ही नहीं मिलता सर, टाइम का प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे बता सकते हैं आपकी सैलरी कितनी है? तो उन्होंने कहा सर 25,000 रुपये मेरी सैलरी। मैंने बोला कि सर सोच के जवाब दीजिएगा, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी आपको कोई ऑफर दे कि आपकी सैलरी तो 25,000 है, लेकिन अगर आप 3 घंटा और काम करेंगे तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। आप तो 10 घंटे जॉब कर रहे हैं, 3 घंटा और काम करेंगे तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो आप इस ऑफर को लेंगे या नहीं लेंगे? बोला सर बिल्कुल लेंगे। तो ये 3 घंटा कहां से आएगा? ये 3 घंटा कहां से आएगा? जितने भी लोग दुकान चला रहे हैं ना, 50,000 रुपया कमा रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपया कमा, अगर आपको लगे 2 घंटा दुकान और खुली रहने से 1 लाख रुपया आएगा, आप 2 घंटा कहीं से भी निकालो। तो जब 50,000 के लिए 2 घंटा निकल सकता है, 3 घंटा निकल सकता है, तो जिंदगी बदलने के लिए क्यों नहीं निकल सकता? तो जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि उनके पास समय नहीं है, ये इस भ्रम को तोड़ दे। ठीक है? तो सबसे पहली चीज उनको ये पता चली कि भाई हमें जिंदगी में क्या करना है, मुझे इस बिजनेस में क्या करना है, मुझे अपने अगले 5 साल में क्या करना है, और वो बाहर की दुनिया से पॉसिबल ही नहीं है, वो यहाँ से होता है। दूसरी बात कि उनको ये भी क्लियर हो चुका था कि यहाँ से वो सपने पूरे हो सकते। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं मार्केट में जाता हूँ घबरा जाता हूँ, मैं लोगों को फोन करते ही फोन करता हूँ, 10 मिनट बात करता हूँ, लेकिन माई रिचार्ज की बात ही नहीं कर पाता। नए नए लोगों के, जो नए नए हमारे साथी, उनके ऐसे सवाल होते हैं ना कि सर मुझे प्लान आता है लेकिन मैं दिखा नहीं पाता। ऐसे है ना कि सर मेरे अपलाइन प्लान दिखाते हैं, मुझे आता है सर लेकिन मैं दिखाता नहीं। कई भी अपलाइन बोलते हैं ना सर ये देखिए हमारे लीडर है, सर इनको प्लान आता है लेकिन ये दिखाते नहीं, ये हमेशा मेरा वेट करते हैं। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो बिलीफ अभी हमारे अंदर डेवलप नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। कई बार लोग मुझे पूछते हैं ये माई रिचार्ज क्या है? मैं बोलता हूँ ये अलादीन का चिराग। वो बोलते हैं मैं बोला हाँ, अलादीन का चिराग। अलादीन नाम का एक आदमी, एक लड़का था, वो समंदर के किनारे घूम रहा था, उसको एक चिराग मिला, उसको उसने घिसा तो अंदर से कौन निकला? अमरीश पुरी निकला। यस और नो? कई सारे लोग बोले हाँ सर अमरीश पुरी निकला, क्योंकि अभी तक हम नींद में। अंदर से कौन निकला? एक जिन निकला। और वो जिन क्या बोलता है? क्या हुकुम मेरे आका। उसके 4 शब्द है, क्या हुकुम मेरे आका। मतलब आप जो बोलेंगे हम उसको देंगे। अब मान लीजिए आपको भी ऐसा कोई चिराग मिल गया, आपने भी घिसा, अंदर से जिन निकला, ठीक है, और आपने बोला कि जिन एक काम करो मुझे 5 रुपया दो, तो जिन आपको ट्रेनिंग नहीं देगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, 5 रुपए क्यों मांग रहे, 5 करोड़ मांगिए। नहीं, वो सीधा आपको 5 रुपए का सिक्का पकड़ा और बड़ी सी स्माइल दिया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर। लेकिन आपने बोला कि जिन एक काम करो मुझे 100 रुपया दो, तो वो 100 रुपया देगा। आपने बोला मुझे 100 करोड़ दो, तो 100 करोड़ भी देगा। उसको कोई भेदभाव नहीं है, उसका काम सिर्फ इतना है जो मांगे वो आपको देना। ठीक है? तो हम लोगों की दिक्कत है कि अगर हम माई रिचार्ज में आने के बाद भी 5,000 रुपया कमाना चाहते, हम उस जिन से 5,000 रुपया मांग रहे हैं। कोई कोई माई रिचार्ज नाम के जिन से, कोई कोई जिन से प्रोडक्ट लेता है कि हे माई रिचार्ज मांगोल दीजिए, तो माई रिचार्ज बोलता है लीजिए मांगोल लीजिए, अपने शरीर को ठीक कर दीजिए। हे माई रिचार्ज तुलसी दीजिए, तुलसी लीजिए, और कुछ चाहिए नहीं, बस बहुत बढ़िया, खुश हो गया, मांगोल तुलसी से खुश। कोई उससे थोड़ा आगे बढ़ता है कि मुझे थोड़ा सेविंग करना है, क्या करेंगे? तो बोला स्मार्ट कंज्यूमर कर लीजिए, 6 महीना प्रोडक्ट लीजिए, 7 महीने फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। कोई उससे थोड़ा आगे बढ़ता है कि मुझे थोड़ा पैसा भी कमाना है, बोला आप यूजर से थोड़ा प्रमोटर बनिए, लोगों को बताइए, तो डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया। कोई उससे आगे बढ़ता है, बोला सर हर महीने 10,000 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों चाहिए? साइड इनकम चाहिए। ठीक है, तो 10,000 पे पहुंचा। फिर कोई 50,000 के बारे में सोचता है, कोई 1 लाख के बारे में सोचता है। और देखने वाली बात है, जिसको 1 लाख कमाना है उसको भी वही प्लान दिखाना है, और जिसको 1,000 कमाना है उसको भी वही प्लान दिखाना है।
तो वही प्लान दिखा के जब 1 लाख रुपया आता है तो 1000 के लिए क्यों काम कर? तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने की दूसरी जो कंडीशन है वो है कि आपको समझ होनी चाहिए कि आपके पास क्या बिजनेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो समझ आपकी होगी ना, उसी समझ से आप लोगों से बात कर। देखिए, आप सबके घर पे टीवी होगा, ठीक है? उस टीवी का एक रिमोट होता है। उस रिमोट में आपने जैसे बटन दबाया कि जी टीवी, तो तुरंत जी टीवी पकड़ ले। फिर आपने बटन दबाया सोनी टीवी, तो सोनी टीवी पकड़ ले। ये बटन दबाने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे थोड़ा साइंटिफिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपकी टीवी में एक रिसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, और जितने भी चैनल है उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। इसको हम रेडियो के एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम लोग रेडियो में अगर 91.1 पहले के पुराने जमाने के वो बॉल वाले रेडियो होते थे ना, जिसमें आगे एक स्टिक ऐसे मूव करती है, तो आप जैसे 91.1 उस पे लेके गए तो वो चैनल पकड़ लिया। फिर वहां से उसको हटा के 93.5 पे लेके गए तो वो चैनल पकड़ लिया। फिर 98.3 पे लेके गए तो वो चैनल पकड़ लिया। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चैनल वो पकड़ ले। लेकिन इस वक्त आपके आसपास हर रेडियो के हर फ्रीक्वेंसी के वेव्स अवेलेबल है। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में हर रेडियो कंपनी के वेव्स अवेलेबल है। बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत है कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो सेट होगी वो चैनल में पकड़ पाऊंगा। तो जो आदमी माई रिचार्ज में आने के बाद भी उसको लग रहा है कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस है, वो लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर, और वो उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट कर। अगर आप डर डर के प्लान दिखाओगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और भी डराएंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे सेटअप है कि यहाँ से तो जिंदगी बदल सकती है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वेरी सिंपल। अगर आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं ना, तो लाख रुपए का पावर आपकी बातों में, आपके शब्दों में, आपके चेहरे पे, आपके चेहरे की रौनक पे दिखाई दे। और आप ऐसे करके लोगों को जोड़ दोगे, ऐसे करके, ठीक है? लेकिन आपको ही भरोसा नहीं है, आपको ही विश्वास नहीं है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, तो आप डर डर के बड़ी मुश्किल मुश्किल से आप बोलोगे सर यहाँ पे ना फ्री में भी आईडी लगता है, लगा दूं? खाली आपको मोबाइल नंबर और नाम देना है, बाकी सब मैं कर लूंगा। तो मार्केट तो वही है, मार्केट तो वही है। यहाँ पे अभी जी टीवी, एम टीवी, वी टीवी, सोनी टीवी सब अवेलेबल है। हमको फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत। मार्केट तो वही है। इसी मार्केट में ऐसे लोग पड़े जिनको 1 करोड़ रुपया कमाना है। इसी मार्केट में ऐसे लोग पड़े जो आपको 10,000 रुपया झट से दे देंगे, चलो भाई डायमंड क्लब से शुरू करते हैं। इसी मार्केट में ऐसे लोग पड़े हैं जो जबरदस्त तरीके से आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो आप तब तक उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी सेट। तो जितने लोग माई रिचार्ज में रफ्तार से आगे बढ़े हैं उन लोगों को 2 चीजें क्लियर हो चुकी थी। एक तो उनको क्या करना है, और दूसरा यहां से वो हो सकता है। यहाँ से वो हो सकता है जो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 15 साल में दुकान चला के, खेती करके, छोटा मोटा काम करके, नौकरी करके पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ से हो सके। ये 2 चीज क्लियर हो चुकी। अब तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझने की जरूरत। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आप लोगों को अपने दम पे जोड़ना शुरू करो। अपने दम पे जोड़ना शुरू। अपलाइन है आपके पास, वो सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं ना, वो लोग इस बिजनेस में टीम का निर्माण नहीं कर पाते। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत के लिए ठीक है कि आप अपने सीनियर को बुला रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं अपने सीनियर को बुलाता हूँ, मेरे दोस्तों को मिलाता हूँ, या मेरे कॉन्टेक्ट्स को मिलाता हूँ, मेरे सीनियर आते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है कि वो जो व्यक्ति जुड़ता है ना, वो जितना मान सम्मान उस व्यक्ति को देगा जिसने प्लान दिखाया है, उतना मुझे नहीं देगा, मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्योंकि वो बोलता है या इनको बोलना नहीं आता इसलिए किसी और को बुलाया। तो जिनको बोलना नहीं आता है उनकी पूजा क्यों करूंगा? तो मैं हमेशा से लोगों को ये बात बताता हूँ। मैं कई सारे लीडर्स के साथ कंटिन्यूअस काउंसलिंग में होता हूँ। पूरे महीने का प्लानिंग कैसे करें, कैसे छोटी छोटी बातों पे भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो हमारे एक जबरदस्त लीडर है, उन्होंने मुझे एक बार फोन किया कि सर मेरे पास 35 लीडर्स है, मतलब 35 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ एक टीम को संभाले हुए और बढ़िया काम कर रहे हैं।
अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस व्यक्ति के पीछे ज्यादा समय देना है, किसको ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, ये जो खुद लोगों को जोड़ सकते हैं ना, आप उनके पीछे ज्यादा टाइम, और जो ऐसे है कि सर प्लान तो आपको ही दिखाना पड़ेगा, उनको आप टाइम दीजिए, लेकिन उनको आप जो है वो सेकंड प्रायोरिटी में। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को भी छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्लानिंग जो होता है ना, देखिए एक मैच जो होता है उसमें मान लीजिए कि एक ओवर डालनी है और बड़ी क्रूशियल ओवर है, तो उनके पास तो 5 बॉलर है, तो 5 में से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे 4 बेकार है, भाई उनको अगले मैच में फिर ओवर डालनी ही है, लेकिन स्ट्रेटेजी जब होती है तो आपको कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर ऐसा क्यों? मैंने बोला देखो, जो व्यक्ति लोगों को ज्वाइन करा सकता है ना माई चर्च में अपने दम पे, अपलाइन को नहीं बुलाता, खुद प्लान दिखाता है, वो व्यक्ति को माई चर्च समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया कि ये जबरदस्त बिजनेस, और वो जो समझ में आ गया है वो दूसरों को समझा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेरी जेब में अगर 100 रुपया है तो मैं आपको दे सकता हूं ना, मुझे आपको 100 रुपया देना है, लेकिन मेरी जेब में 100 रुपया नहीं तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मैं देना भी चाहता हूँ लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। विश्वास का भी ऐसा है, जब आपको विश्वास है तो आप दूसरे को विश्वास दिला सकते हो, जब आपको समझ में आ गया है तभी आप दूसरे को समझा सकते हो। जो लोग दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं ना, अभी तक उनको ही समझ में नहीं, और समझ में आने में कोई टेक्निकल बातें नहीं है, उनको पूरा प्लान पता है, सब पता है, कंपनी का नाम पता है, प्लान पता है, सब कुछ पता है, लेकिन वो विश्वास की शायद कहीं ना कहीं कमी। तो जो लोग दूसरों को जोड़ पाते हैं उनको ये समझ में आ गया कि ये जबरदस्त कंपनी है, ये जबरदस्त प्लान है, ये जबरदस्त प्रोडक्ट, और वही बात वो लोगों को समझाते थे। बस आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप इस मीटिंग को खत्म करके एक बार अपने घर के बाहर रोड पे निकलिए, कितना लोग भाग रहा है, कोई साइकिल लेके, कोई स्कूटर लेके, कोई बस में जा रहा है, कोई बस का इंतजार कर रहा है, कोई दुकान खोल दिया, कोई अगरबत्ती कर रहा है भगवान को। ये सब लोग क्यों कर रहे हैं? सबको पैसा चाहिए, और उनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है कि वो मायरीच के जितना पैसा दे सकते। पैसा तो सबको चाहिए, और सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका हमारे पास, फिर भी हम उनको क्यों नहीं ज्वाइन करा पाते? क्योंकि हम उनको समझा नहीं पाते। अगर हम उनको समझा पाते हैं तो फिर वो व्यक्ति हमारे साथ। ये समझ का खेल है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको कोई बात समझाना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हो उस बात। तो टेक्निक जो है उसके बाद आप, कई सारे लोग बोलते हैं सर टेक्निक पर कैसे बात करें, कौन से शब्दों को यूज करें, कौन सा डायलॉग लगाए, कौन सी कहानी बताएं। वो सारी कहानी, सारे डायलॉग, सारे शब्द आप ले लीजिए, टेक्निक ले लीजिए, लेकिन टेक्निक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अंदर से नहीं समझे, जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हुए दूसरे को नहीं कर पाए। कई लोग बोलते हैं नहीं सर ये कन्विंस करने का बिजनेस है, बिल्कुल ये कन्विंस करने का बिजनेस है, लेकिन इस दुनिया में आपको एक ही व्यक्ति को कन्विंस करना है, वो है खुद को। अगर आपने खुद को कन्विंस कर दिया कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है और मेरा जीवन जिंदगी बदलने के लिए हुआ है, तो फिर बात खत्म हो, ठीक है ना। और एमडी सर बहुत शानदार तरीके से बताते हैं कि गरीबी की चेन को तोड़ना है। देखिए मजबूत है बड़ी चेन। मेरे पिता जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उनके पिता भी गरीब थे, उनके पिता, उनके पिता, उनके आगे मेरे को पता नहीं, लेकिन गरीब ही हो गए। लेकिन मैंने उस चेन को ब्रेक कर दिया। अब मेरे बेटे को कोई नहीं बोल सकता कि वो गरीब आदमी का बेटा या गरीब परिवार से बिलोंग। तो ये चेन अगर एक व्यक्ति ब्रेक करता है तो पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी नस्ल जो है उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो जब वो अपने समझ में आ गया है तब दूसरों को समझाता है, ठीक है। तो तीसरी जो बात है, अपने दम पे लोगों को जोड़। और जो लोग अपने दम पे लोगों को जोड़ रहे हैं ना, आप उसकी टीम में जाके कभी प्लान मत दिखाइए, उनको ही दिखाने दीजिए, आप उससे एक स्टेप आगे का काम कीजिए। ये तीन चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती तब तक टेक्निक किसी काम की नहीं। कोई टेक्निक काम करने वाली, कोई टेक्निक काम करने वाली। आप एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए प्रेम लिंबू जैसे प्लान दिखा था, उसके प्लान को रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, शब्द से शब्द आप पूरा रट्टा मार लीजिए और वही प्लान को दिखाइए। मैं आपको बोलता हूं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फीलिंग कहां से लाओगे? जो प्रेम लिंबू के अंदर विश्वास बोलता है ना, वो विश्वास जब आपके अंदर बोलना शुरू करेगा
तो आपको उससे भी शानदार रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा प्लान नहीं आता है, प्लान दिखाते दिखाते कई बार भूल भी जाते हैं। मुझे एक लड़का मिला था, बोला सर मेरा ना प्लान में एक दिक्कत है, मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, कभी रॉयल्टी दिखाना भूल जाता हूँ, एक बार तो मैं कंपनी का नाम ही बोलना भूल गया। मैंने बोला रिजल्ट क्या? बोला वो तो जुड़ गया डायमंड क्लब से। भाई रिजल्ट आ रहा है ना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उनको बताइए। मैंने जब होंडा सिटी गाड़ी खरीदी थी, उसके 4 साल बाद मेरा एक दोस्त पीछे बैठा हुआ था, तो वो 2 सीट के बीच में एक हैंड रेस्ट होता है जिसमें आप कुछ पानी की बोतल वगैरह भी रख सकते हो, ऐसे करके बैठा हुआ है। मैं आगे ग्लास से देख रहा हूँ। मैंने बोला वो तू कहाँ से लेके आया? बोला क्या? मैंने बोला वो जो हाथ तुमने रखा है वो कहाँ से लाया? बोला ये तुम्हारी गाड़ी में है, ये 2 सीट के बीच में होता है। 4 साल हो गया, मेरे को पता नहीं, 4 साल बाद पता चला। ठीक है, तो कई सारी चीजें ऐसी होगी, जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे इसके आपको बात पता चलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपको समझ में आ गई, तो आप दूसरों को समझा। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको पूरा प्लान पता है लेकिन फिर भी लोगों को जोड़ नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक प्लान पहुंचा है, दिल तक नहीं पहुंचा, सिर्फ दिमाग तक पहुंचा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन बार बार भूल जाते हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं 15-20 मिनट बात करते हैं तो आदमी को जोड़ ही देते। तो आपको वो दूसरे वाला आदमी बनना है जो विश्वास लोगों को दिला सके, और वो वहां से आगे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आधा घंटा हमारा इसमें गया, अब आधा घंटा हम लोग डुप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेशन कभी करना नहीं होता है, डुप्लीकेशन हमेशा अपने आप होता है। डुप्लीकेशन देखिए, ये पूरी जो दुनिया है ना, ये डुप्लीकेशन से चलती, पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री जो है वो डुप्लीकेशन से चलती। आप देखिए, आज से कुछ साल पहले लोग जो है वो दाढ़ी नहीं रखते थे। अभी तो आप जिसको भी देखो, आप किशोर जी को देख लीजिए, हमारे किशोर जी पहले दाढ़ी नहीं रखते थे, अभी एकदम हीरो जैसा, विराट कोहली जैसा हो गया। तो पहले नहीं ट्रेंड था, लेकिन हमने देखा कि फिल्म स्टार, क्रिकेटर, ये लोग धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ रखने लगे। अब आप हर किसी को देख लो, 10 में से 5, 7, 8 लोग ये फैशन कर रहे हैं। तो उनको कौन ट्रेनिंग देने गया था? क्या विराट कोहली उनको घर पे आके मोटिवेट करने आया था कि देखो कितनी बढ़िया दाढ़ी है मेरी, आप भी रखो? नहीं, लोग देखते हैं और उसको कॉपी करते हैं। मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू, लोग जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। आप देखिए, ये जो टीवी सीरियल आते हैं ना, वो टीवी सीरियल में जो पारिवारिक सीरियल जो होते हैं, महिलाएं ज्यादातर उसको रोज देखती है, उसमें घर के अंदर वो महिला एकदम तैयार होके पूरे घर के अंदर होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शादी में जा रहे हैं। तो वो लोग इतना तैयार क्यों होते हैं पता है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पैसे देती है कि आप अपने शो में हम लोगों की ज्वेलरी यूज कीजिए, हम आपको इतने लाख रुपए दें। आप अपने शो में हम लोगों की कंपनी की साड़ी यूज कीजिए तो आपको इतने करोड़ रुपए मिले। फिर वो दिखा दिखा के कि देखिए इस सीरियल में यही साड़ी उन्होंने पहनी है, यही साड़ी हमारे पास है, आप इसको 20,000 में ले सकते। तो महिला क्या करती है? टीवी देखती है, उसको देखते और देख देख के कॉपी होता है हर चीज, चाहे वो बालों का स्टाइल हो, कपड़ों का स्टाइल हो, वो ज्वेलरी का स्टाइल हो। ठीक है, सलमान खान ने आज से कुछ साल पहले स्टेज पे आके अपना वो फटा हुआ पैंट पहन के आ गए, क्या पता वो स्टेज पे जाने से पहले गिर गए होंगे बेचारे मुश्किल से, तो पैंट फट गया। फिर उनके प्रोड्यूसर ने बोला होगा कि भाई अनाउंसमेंट हो गया है, नाम अनाउंस हो गया, आप तो सलमान खान हो, आप तो फटे पैंट के साथ भी जा सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने उसको फैशन बना दिया। अब लोग फाड़ रहे हैं पैंट अपन। अच्छा, फटा हुआ पैंट महंगा मिल रहा है, घुटनों से जो पैंट फटा हुआ है, आप देखिए शोरूम में जाइए, बोलेंगे ना वो घुटनों से पैंट फटा हुआ है जिसके धागे निकल गए, वो महंगा है, नॉर्मल पैंट से महंगा है। क्यों? फैशन हो गया। तो पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री डुप्लीकेशन पे चल। आप कई बार देखते होंगे आपके घर में जो छोटा बच्चा है ना, वो अपने पिता को कॉपी करता है। अगर लड़की है तो माता को कॉपी करता है। अगर उसकी मम्मी साड़ी पहनती है, ठीक है, तो लड़की जैसे फ्री पड़ती है ना, तो वो चुनरी से ऐसे ऐसे साड़ी बना के, और 99% बच्चे घर में आके टीचर बनते, बनते कि नहीं बनते? मुझे बिठा देती है मेरे बेटे, स्टूडेंट बैठो, फिर मुझे बोलता है 2+2 क्या होता है, फिर धीरे से बोलती है डैडी झूठ बोलना है, 5 बोलना है, 4 नहीं बोलना है। फिर मैं बोलता हूँ 5 होता है, अरे तुमको कुछ नहीं आता, मैं बताती हूँ 2+2 तो 4। ठीक है, वो कभी कभी मेरे पास कलर लेके आते हैं, ये कौन सा कलर है? अब लाल कलर है तो मुझे ऐसे करके बोलती है आपको लाल नहीं बोलना है, मैं बोला येलो कलर है, अरे बुद्धू ये तो लाल कलर है। वो अपने टीचर को कॉपी करते हैं। तो डुप्लीकेशन आपका हो चुका है,
आप अपनी टीम को देखोगे ना तो आपकी टीम आपको कॉपी कर रही है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है कि मेरी टीम में क्या क्या होना चाहिए। मैं कई बार ये लिस्ट बनवाता हूँ लोगों से कि भाई आप क्या क्या डुप्लीकेट करना चाहते हैं। बोला सर सबसे पहला चीज मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मेरा टीम ड्रेस कोड में होना चाहिए, लिखिए इसको। दूसरा बोला सर वो डेली प्लान शो करना चाहिए। तीसरा वो डायमंड क्लब करना चाहिए। चौथा वो मेरा फोन उठाना चाहिए। पांचवा वो हर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। जैसे 10 चीज लिखनी, तो उन्होंने 10, 12, 15 चीजें लिख दी, क्योंकि गलती निकालने में हम लोग मास्टर है। अगर इसका कोई रिकॉर्ड होता तो 1 से 10 नंबर पे हम लोग ही आते। ठीक है, फिर मैं उनको बोलता हूं कि अब उस लिस्ट को आप चेक कीजिए। पहला चीज है कि आपने लिखा है कि आपका टीम जो है वो ड्रेस कोड में होना चाहिए। क्या आप हमेशा ड्रेस कोड में रहते हैं? बोला सर कभी कभी मैं भी टी शर्ट पहन के आ जाता। आपने दूसरा लिखा है कि मेरा टीम जो है वो डायमंड क्लब करना चाहिए। क्या आप करते हैं डायमंड क्लब? बोला सर मैं भी नहीं करता। आपने लिखा है आपका टीम डेली प्लान शो करना चाहिए। क्या आप डेली प्लान दिखाते? बोला सर कभी कभी दिखा देता। तो परफेक्ट डुप्लीकेशन हुआ है आपका टीम में। देखिए परफेक्ट डुप्लीकेशन हुआ है। जब भी टीम में कोई बड़ी गलती होती है ना, तो मैं बोलता हूं ये आई कहां से, ये मिस्टेक आई कहां से? ऊपर से ही आई है। देखिए जितने भी अच्छी चीजें आपकी टीम में वो भी आपके थ्रू आती है, और जितनी भी बुरी चीजें वो भी आपके थ्रू आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जाके देखोगे तो आपको पता चले। सर मेरी टीम में लोग नेगेटिव बातें करते हैं, कई बार आपने भी उनके सामने नेगेटिव बात की होगी, इसलिए वो चीज वहां पे डुप्लीकेट। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है कि आप अपनी टीम में क्या क्या करवाना चाहते हो, और खुद को चेक करना है कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ। देखिए डुप्लीकेशन होगा, ऑटोमेटिक होगा, आपको उसको कोई करने की जरूरत नहीं। आप जो करेंगे आपकी टीम इसको कॉपी करेगी, लेकिन 80% कॉपी करेगी। अगर आप 10 प्लान दिखाते वो लोग 8 प्लान, अगर आप जबरदस्त प्लान दिखाते वो लोग अच्छा प्लान दिखाए। अगर आप चाहते हो जबरदस्त प्लान दिखाए तो आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाना पड़ेगा और शानदार प्लान दिखाना। तो डुप्लीकेशन हमेशा होता है। फिर भी कुछ चीजें हैं जिसको लेके हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग देखिए सीखना ही चाहते हैं। वो बोलते हैं कि सर मुझे सीखना है, सिखाइए। तो उन लोगों को हम लोग कैसे सिखाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ना जिंदा दिल आदमी बनना पड़ेगा। ये आउट ऑफ बॉक्स है भाई, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना आउट ऑफ बॉक्स, ये आपको कोई ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। जिंदा दिल व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मैं चाहता हूं मैं किशोर जी को डुप्लीकेट करूं, भाई मैंने तो कर दिया किशोर जी को डुप्लीकेट, जूम मीटिंग में डुप्लीकेट कर दिया। देखिए पहले पहले आते थे तो किशोर जी ऐसे बैठते थे, तो गाना गाते थे, ऐसे बोलते थे, तो मैं एक एक चीज उनके साथ बात करता था, सर ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर इनको डुप्लीकेट करना है तो मुझे एक जिंदा दिल व्यक्ति बनना पड़े। मतलब आप ऐसे व्यक्ति बने कि लोगों को आपके साथ मजा आए। कोई कोई अपलाइन ऐसा होता है, आएगा हाँ हमारी चौथ मॉर्निंग, अच्छा कितने प्लान, तो ऐसे आदमी से लोग भागते। बोला सर ये ना ये सर बड़े ही नीरस आदमी है, ये हमेशा गुस्से में रहते, बहुत सीरियस है। तो लोग उससे दूर भागेंगे। तो जब किशोर जी मेरे से दूर भागेंगे तो मैं इनको डुप्लीकेट कैसे कर पाऊंगा? तो खुश मिजाज आदमी बनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों को आपके साथ मजा आना चाहिए। जब लोगों को आपके साथ मजा आएगा ना, तो फिर लोग आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे तो आपके जैसे हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अगर आपके साथ सफोकेशन फील होता है, देखिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जब आते हैं तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, मजा नहीं आता है, लगता है यार ये आदमी क्यों आ गया, ये चला जाए तो फिर हम खुल के बात करें। ठीक है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है तो फिर कोई आपके आसपास टिकेगा नहीं, और आपके आसपास टिकेगा नहीं तो आप किसी को डुप्लीकेट नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मार देते, वो खुद को डेवलप नहीं करते, रट्टा मार के काम करते हैं। जब रट्टा मार के काम करते तो काम नहीं। क्या होता है, एक आदमी, एक लड़का जो था, वो गांव में गायें चराता, गाय और भैंस चराता था, उसका वही काम था। तो कोई उसको पकड़ के शहर ले गया कि भाई इसको पढ़ाओ, इसको जिंदगी बदलो, यहाँ पे पढ़ लेके कुछ करना चाहिए। तो उसने जिंदगी भर गाय भैंस चराया था। अब वो स्कूल चला गया, और स्कूल जाके ऐसे धक्का मारते मारते पढ़ते पढ़ते करते करते वो आखिर में टीचर बन गया। अब टीचर बन गया तो उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है भैंस। वो रोज बच्चों को भैंस के बारे में सिखाता है, भैंस काली होती है, भैंस मोटी होती है, भैंस के 2 सींग होती है, भैंस की एक पूंछ होती है, और भैंस दूध देती है। अब उस स्कूल में एक बार इंस्पेक्शन आ गया, मतलब ऊपर से अधिकारी आ गया चेक करने के लिए कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते, क्या पढ़ाते। तो मैं चेक करूंगा बच्चों को क्या आता है। तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया, बोला बोलो बेटा तुम्हें क्या आता है?
बोला मैं भैंस के बारे में बोल सकता हूँ। बोला बोलिए। तो भैंस काली होती है, भैंस मोटी होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस की एक पूंछ होती है, भैंस दूध देती है। बहुत बढ़िया, बैठिए। दूसरे बच्चों को बोला, बोला आप जो है अब माय फेवरेट प्लेस, मेरा सबसे पसंदीदा जगह, उसके बारे में बोलिए। बोला मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है गाँव। गाँव में भैंस होती है, भैंस काली होती है, भैंस मोटी होती है, भैंस के एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, भैंस दूध देती है। तो जब कितने भी बच्चों को खड़ा करो सब भैंस के बारे में बोल रहा है, तो ये टीचर परेशान हो गया। वो वहां से भागा, इतना परेशान हो गया, भागा, स्कूटर लेके निकला, तो रास्ते में भैंस के साथ एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया। 6 महीने बाद कोमा में से निकला, तो डॉक्टर ने उसने बोला आपका नाम क्या है? तो वो जो इंस्पेक्शन करने आया था वो टीचर 6 महीना कोमा में से निकलने के बाद बोलता है भैंस काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस की एक पूंछ होती है, भैंस दूध देती है। इधर से उधर चला गया, ट्रांसफर हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं, खुद को डेवलप नहीं करेंगे, सिर्फ रट्टा मारेंगे। तो भाई डुप्लीकेशन कहां से? आप एक चीज याद रखिए, आपके घर में मटका है पानी का, उसमें पानी है, उस मटके में एक नल भी होता है। आप उस नल को खोलेंगे तो पानी बाहर आता है। क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि नल का लेवल यहाँ पे है और मटके में पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब जैसे जैसे पानी खत्म होगा ना, देखिए धीरे 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 पानी का लेवल नीचे आता है। फिर पानी का लेवल जब नल पे आ गया, अब नल खोलने से पानी आएगा नहीं। अब नल खोलो पानी नहीं आएगा। तो ये आपका लेवल होना चाहिए, ये आपका टीम जिसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसका मेंटल लेवल, ये आपका लेवल। जब तक ये गैप होगा ना तब तक इसमें से इसमें कुछ जाएगा। जब ये गैप खत्म हो जाएगा तब इसमें से इस कुछ नहीं। और यहाँ पे लोग एक गलती क्या करते हैं, दोस्त बना लेते हैं। अपलाइन डाउनलाइन को दोस्त बना लेते, सर ये मेरा दोस्त बन गया, दोस्त बन गया, बात खत्म हो गया, अब आपसे कुछ नहीं सीखेगा। एक गैप रखना बहुत जरूरी, अपनी टीम के साथ एक गैप भी रखें। इतना गैप मान रखिए कि वो 10 दिन से फोन कर रहे हैं, हम उठा नहीं रहे, ये इतना गैप हो गया। लेकिन एक गैप होना चाहिए कि भाई आप जो है अपनी कमजोरी उनके साथ शेयर ना करें, अपने प्रॉब्लम उनके साथ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल चीजें उनके साथ शेयर ना करें। एक अपलाइन डाउनलाइन का एक सोफिस्टिकेटेड रिलेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते हैं टीम के साथ रिलेशन बनाओ, लेकिन एक प्रोफेशनल रिलेशन बनाना है। कुछ लोग तो इतना रिलेशन बनाते, इतना रिलेशन, इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि डाउनलाइन को सब पता है अपलाइन का कितना लेग है, किस लेग से कितना बिजनेस है, कितना पेमेंट है, कौन सा रैंक है, इस बार रॉयल्टी मिला नहीं मिला, सब पता है। अब आप उस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, ठीक है ना? तो रिलेशन बिल्डअप करना है, लेकिन एक प्रोफेशनल रिलेशन बिल्डअप करना है। कुछ लोग तो डाउनलाइन के साथ इतना रिलेशन इतना बिल्ड कर लेते हैं कि फिर लास्ट में शादी कर लेते। मत करो भाई, प्यार करो, प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर करो, माय रिचार्ज के बाहर करो, अंदर अंदर मत करो। इधर में ये चीजें अलाउड नहीं है। एक प्रोफेशनल रिलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डुप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप डेवलप करोगे आपकी टीम ऑटोमेटिक डेवलप करेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग लगातार प्लान दिखाते हैं, जो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं, उनकी टीम में ऑटोमेटिक प्लानर क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, एक मेथड भी आपको बताता। देखिए जंगल में शेर जो है वो अपने बच्चों को शिकार करना कैसे सिखाता है, बहुत मुश्किल है। हमको लगता है जंगल कितना प्यारा होता है, वहां पे हर पल जान का खतरा है, हर पल जान का खतरा है, ठीक है ना? एक हिरन जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो जन्म देते ही लात मारना शुरू कर देती है। दुनिया में हिरन एकमात्र ऐसी माँ है जिसको अपने बच्चे को जन्मते ही मारना पड़ता है। जैसे ही बच्चा जमीन पे गिरता है जन्म होके, वो अगले ही पल से उस बच्चे को लात मारता है। उसको बड़ा दर्द होता है कि मुझे इस बच्चे को प्यार करना है, उसके बदले में इसको लात मारते। लेकिन फिर भी वो लात मारते। क्यों लात मारते? क्योंकि उसको पता है कि अगले 10 मिनट के अंदर अगर ये बच्चा अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ तो किसी का खाना बन जाएगा। अगर मुझे इसे बचाना है, जिंदा रखना है, तो पहले इसे अपने पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। और दोस्तों हिरन का जो बच्चा है वो 10 मिनट में अपने पैर पे खड़ा हो जाता है और आधे घंटे में दौड़ना शुरू कर देता है। और इंसान का जो बच्चा है उसको 1 साल लगता है। इंसान का जो बच्चा है उसको 1 साल लगता है। फिर भी हम लोग कहते हैं इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है, ठीक है। लेकिन आप अगर जिस व्यक्ति को डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसको पूरी तरीके से ऐसे एकदम प्रोटेक्ट करके रखोगे तो वो किसी ना किसी का खाना बन जाएगा, वो कभी सीख नहीं पाएगा। लेकिन शेर जंगल में अपने बच्चों को कैसे शिकार करना सिखाता है? शेर क्या करता है, पहले शिकार को मारता, फिर बच्चों को बोलता है खाओ, क्योंकि पेट में जब भूख की आग लगती है ना तो बच्चा खाना सीख जाता है। उसके बाद वो एक स्टेप आगे बढ़ता है कि वो जो कोई जानवर होता है ना, उसकी
उसको अधमुआ कर देता है। अधमुआ मतलब वो लगभग मर चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जिंदा है, सांसें ले रहा है। जैसे गले पे वार कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो पड़ नीचे गिर गया है, लेकिन अब बच्चों को बोलता है कि देखो ये जिंदा है, अभी पूरा मरा नहीं, पहले इसको मारो फिर खाओ। ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जानवर को आधा ही मार, जैसे मान लीजिए किसी किसी भैंसे का शिकार किया है तो उसको वो ऐसा मार देगा कि वो बच्चों को नुकसान ना कर सके, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है फिर भी भागने की। बच्चों को बोलता है अब इसको पहले पूरा मारो फिर खाओ। ठीक है। ऐसे करते करते फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे खुद शिकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर शेर क्या करता है, पहले दिन बच्चों को जंगली भैंसे के सामने भेज दिया तो क्या होता है कि जंगली भैंसे शेर के बच्चे को मार। तो ये डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है। इसमें रतन पारिया सर एक बहुत शानदार तरीके से इसकी ट्रेनिंग लगाते हैं। मैं उसको यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। वो क्या बोलते हैं कि 3 स्टेप में आप काम कीजिए। पहला काम कीजिए, आई डू यू सी, मैं करता हूं आप देखिए। मैं करता हूं आप देखिए। तो मैं 4 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान मैं करूंगा, फिर आप देखिए। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं किशोर जी को प्लानर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने पहले उनके साथ बैठा के सर देखिए हम क्या करते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकली फील्ड में प्लानर बनाना चाहता हूं, तो मैं आपके लिए 10 प्लान दिखाता हूँ, 11वां प्लान आपको खुद दिखाना है, क्या आप ये कमिटमेंट देने को तैयार है? उन्होंने बोला सर ठीक है, 10 प्लान आप दिखाए तब तक मैं प्लानर बन जाऊंगा। तो अब उनके दिमाग में मैंने खूंटी डाल दी। अब उनको एक प्रेशर क्रिएट कर दिया मैंने, भाई 10 प्लान है तुम्हारे पास, 11वां तुमको दिखाना। तो एक एक प्लान में ना उनको ये दिमाग में भाई 11वां मुझे दिखाना है, तो मुझे ये देखना है। तो पूरा प्लान जब मैं प्लान दिखा रहा हूं तो मैं उनको पहले ही बोला हुआ हूं, प्रोस्पेक्ट आए उससे पहले बोला हुआ हूं कि आज का प्लान दिखाने के मेरे 2 पर्पस है। पहला पर्पस आपको सिखाना और दूसरा पर्पस उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। वो व्यक्ति जुड़े कि नहीं जुड़े, लेकिन हमारा पहला काम होना चाहिए आपको इस प्लान में सीखना है। तो जब भी मैं प्लान दिखाता हूं आप मेरे बगल में बैठ जाइए और डायरी पेन लेके जो जो चीजें आपको काम की लगती है उसको आप लिखिए। तो आप सिर्फ देखिए मैं कहाँ से बात को शुरू करता हूँ और कहाँ पे खत्म करता हूँ। और हमारे प्लान के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बिगिनिंग, जिसमें मैं ये करूंगा। उसके बाद इंफॉर्मेटिव पार्ट है जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद क्लोजिंग है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि मैं इसको कैसे करता हूँ। मतलब आप जिसको सिखाना चाहते हैं ना, पहले उसको समझाओ कि भाई प्लान क्या है, उसके कितने पार्ट है और कैसे करके मैं उसको बताऊं। तो जब आप समझाओगे उसके बाद करोगे तो उनको ऑब्जर्वेशन में अच्छा मतलब उनको मदद मिलेगी, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है। तो मैं जब किसी को प्लान दिखा रहा हूँ, वो प्रोस्पेक्ट आया, उसने प्लान देखा, वो चला गया, वो ज्वाइन किया कि नहीं किया कोई बात, लेकिन जब वो चला गया उसके बाद फिर मैं किशोर जी के साथ बैठूंगा, बोलिए सर आज आप क्या सीख, और मुझे ये देखना है कि ये सीख रहे हैं कि नहीं सीख। कई बार क्या होता है, जैसे मैं उनको सिखा रहा हूँ, मैं प्लान दिखा रहा हूँ और बाजू में आदमी बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा है, या तो वो व्हाट्सएप कर रहा है, या मैं आपको बताऊं 99% लोगों के बाजू में कोई बैठता ही नहीं। अच्छा, कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं सर मेरे 2 लोग आ रहे हैं, आप उसको थोड़ा देख लीजिए। आप, सर मैं तो नौकरी पे हूँ सर, मैं कैसे आ सकता, मैं तो जॉब पे हूँ सर। सर मेरे 2 डाउनलाइन आ रहे हैं, आप थोड़ा प्लान इसको मोटिवेट कर दीजिए। क्यों? मैं तो बगीचे में गया हूँ सर, मैं तो आज घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन कैसे होगा? कहीं पे नहीं होगा। आप जिस व्यक्ति को डुप्लीकेट करना चाहते हो वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, तो कैसे होगा? ठीक है। मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था कि देखिए इंश्योरेंस वाले जो होते हैं, चाहे एलआईसी वाला या कोई भी है, उनके साथ हमेशा 1-2 लोग और होते हैं। ठीक है ना? तो आप, एक आदमी आपको सब कुछ समझाता है, दूसरा कुछ नहीं बोलता है, कुछ बोलता नहीं है। फिर आप बोलेंगे ये भाई साहब कौन है? बोला वो अभी सीख रहे हैं, वो ट्रेनिंग में है, वो 2 महीना मेरे साथ रहेंगे, फिर वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो आप पहले उनको बताइए, कमिटमेंट लीजिए कि देखिए 10 प्लान मैं आपको दिखाऊंगा, 11वां प्लान आपको खुद दिखा। ठीक है। फिर आपने देखा, अब देखिए सबकी सीखने की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है ना? कुछ लोग 2-3 प्लान में काफी कुछ सीख जाएंगे, कुछ लोग 5 प्लान के बाद भी नहीं सीख। तो आप शुरू शुरू में जब आपको लगा कि ये सीखने लगे हैं, तो शुरुआत कहाँ से करनी? इंफॉर्मेटिव पार्ट से। जैसे आपने प्लान की शुरुआत की, इंट्रोडक्शन किया, हाथ मिलाया, कैसे है, क्या है, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, क्या बातचीत हुई आज की मीटिंग को लेकर, वो सब कुछ आपने कर दिया। और फिर आपने बोला क्या मैं आपका 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, मैं आपको पर्पस बताऊंगा आज की मीटिंग का पर्पस क्या है। तो वो पूरी तरीके से अभी प्लान देखने के लिए तैयार हो गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हम लोग का कंसेप्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या है,
हमारी कंपनी क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, और अगर आप दुकान बदलते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो। ये हो गया इंफॉर्मेटिव पार्ट। तो इंफॉर्मेटिव पार्ट जो है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसमें आदमी खाली सुनता है। लेकिन जब पहला वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर होता है, उसमें वो कुछ सवाल भी पूछेगा, वो ऑब्जेक्शन भी क्रिएट करेगा कि देखिए सर, आपका तो कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या, ये लोग जोड़ने का काम है क्या, सर मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, ऐसा है, मैंने एक कंपनी देखा था, ऐसा करके लोगों का ऑब्जेक्शन आता है। तो वहां पे आप जो है नए व्यक्ति को ना बिठाए, नए व्यक्ति को पहले आप बिठाइए दूसरे वाले पोर्शन में, क्योंकि उसमें आप जब डायरेक्ट सेलिंग समझा रहे हैं तो अगला खाली समझ रहा है। उसमें जब आप बोल रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी का नाम है माई रिचार्ज आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, हम इंडियन कंपनी है, हमें इतने साल हो चुके हैं, बहुत ही जेन्यून है, तो वो सुन रहा है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो वहां से हमको शुरू करना है, दूसरा वाला पोर्शन उनको दिखाना आप शुरू कर दीजिए, वो दूसरा दिखाए। फिर 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान के बाद डिपेंडिंग ऑन दी स्किल कि वो कितना सीखे हैं, आप धीरे धीरे करके उनको प्लान में लेके आइए। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, उनकी टीम में लोग सीखना भी चाहते हैं लेकिन वो पेन देते ही नहीं। नहीं, आप देखिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे होता है, मैं बढ़िया दिखाऊंगा। जब आप उनको पेन पकड़ाएंगे ही नहीं, वो सीखेंगे कैसे। ये तो ऐसा हो गया, जिंदगी भर मैं आपको मैदान में लेके जा रहा हूँ और आपके सामने साइकिल चला रहा, देखो ऐसे साइकिल चलेगा, देखो, देखते रहो। अरे जिंदगी भर 7 जन्म तक देखते रहो, वो साइकिल चलाना नहीं सीखे भाई, उसको बिठाना पड़ेगा, पीछे से कैरियर पकड़ना पड़ेगा ना हम, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से करना है कि 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान के बाद आप उनको बोलिए कि एक काम कीजिए, आज इंफॉर्मेटिव पार्ट आप कीजिए। और जब आप इंफॉर्मेटिव पार्ट वो अच्छे से लेना शुरू कर दिए, आप उनको बोलिए आप तो बहुत बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से कर रहे हैं। फिर आप बोलिए यार क्लोजिंग भी करिए ना, आप पूछिए ना, देखते क्या होता है। धीरे धीरे करते 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 फिर आपको एक दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब ये व्यक्ति जो है ना, इसको सब आता, इसको प्लान दिखाना आता ही है, बस इसकी घबराहट है। फिर एक जबरदस्त खेल खेलना है आपको। क्या खेल खेलना है, जैसे कोई प्लान अरेंज किया आपने, मान लीजिए किशोर जी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, किशोर जी रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुद प्लान दिखाए। तो जैसे हम तो डेली प्लान शो कर रहे हैं, तो आज भी उन्होंने बोला सर आज एक जबरदस्त कॉन्टेक्ट आने वाले हैं, आज शाम को 8 बजे आप आ जाइए। ठीक है सर, आज बढ़िया प्लान दिखाएंगे हम लोग। अब 7:30 बजे मैं किशोर जी को बोलूंगा सर आपके प्रोस्पेक्ट आ गए, बोला सर वो रास्ते में ही पहुंच ही रहे, आप पहुंच जाइए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, किशोर जी एक प्रॉब्लम हो गई है, आपकी बाइक पंचर हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा, आज आप ही प्लान दिखा दीजिए। और अगर उन्होंने उस दिन प्लान दिखा दिया तो उसके बाद आपको उनके लिए कभी प्लान नहीं दिखाना है, आपको बोलना है आप ही दिखाइए। फिर आप उनका प्लान जरूर देखिए कि मैं आपको बताता हूँ, इसको और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए, ऐसा करके। लेकिन जो व्यक्ति प्लान दिखा सकते हैं उनके लिए प्लान आप मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम टीम की नहीं है, प्रॉब्लम अपलाइन की ही है। बहुत से ऐसे अपलाइन है जो आज भी अपनी टीम में जाके खुद ही प्लान, फिर वो वहां से आ जाते, फिर वो प्लान नहीं दिखाते। क्यों? प्लान तो वो सर आएंगे तो दिखाएंगे, प्लान दिखाना उनका काम है, हमें उनका प्रोग्रामिंग। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला सर वो प्रोस्पेक्ट था ना, वो टीचर था, अगर वो दिखाता तो नहीं जुड़ता, मैंने सोचा कि इसको जोड़ ले। अगला प्रोस्पेक्ट डॉक्टर आएगा, फिर अगला पुलिस आएगा, फिर अगला वकील आएगा, तो आप हर बार यही करोगे तो उसको कब सिखाओगे? हो सकता है कि आप प्लान दिखाते तो वो जुड़ जाते, उन्होंने दिखा तो नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति चला गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक लीडर तो तैयार हो रहा है ना, एक डुप्लीकेशन तो हो रहा है ना, एक प्लानर तैयार हो रहा है ना। एक ज्वाइनिंग से क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक प्लानर तैयार होगा तो वो हजारों लोगों को ज्वाइन कर। तो आपको इस तरीके से जो है हैंड ओवर करना है, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। कुछ लोग का प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, और कुछ लोग का प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहते, वो जिम्मेदारी देना नहीं चाहते। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो सेमिनार भी करते हैं, प्रोजेक्टर भी वो लेके आते हैं, लैपटॉप भी वही सेट करते हैं, बैनर भी वही प्रिंट कराते हैं, पास भी वही प्रिंट कराते हैं, चिपकाते भी वही है, फिर बोलते हैं सर मेरी टीम में ना कोई कुछ करता नहीं। आपने बोला किसी को, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने जिम्मेदारी दी, देने के बाद अगर नहीं करते तो आप और लोग ढूंढिए ना। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी चाहिए, आप ही बॉलिंग करोगे, आप ही बैटिंग करोगे, आप ही विकेट कीपर बनोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है उस चीज को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से आप लोग को देना है, अगर आप देंगे तो टीम धीरे धीरे जिम्मेदारी उठाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो व्यक्ति पहली बार प्लान बता रहा, ठीक है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है आपके जैसा बढ़िया प्लान तो नहीं दिखा पाएगा।
लेकिन आपको फिर भी उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना है और यहाँ पे गलती भी बतानी है, मिस्टेक भी बतानी है और अप्रिशिएट भी, दोनों चीजें करनी है। देखिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सर क्या प्लान दिखाया आपने, ये ऐसा प्लान दिखाता हूं मैं, आप क्या देख रहे हो, मैं कैसे दिखाता हूं, आपने क्या दिखाया, छोड़िए आपसे नहीं होगा। वो बोला ठीक है सर, फिर हमसे नहीं होगा, फिर आप ही प्लान दिखाइए, हम तो लाएंगे कॉन्टेंट। तो ये आपको अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल लाना है, आपको समझना है भाई वो अभी इस बिजनेस में नया है। आपने जब पहली बार प्लान दिखाया था तो आप कंपनी का नाम भी भूल गए थे, ठीक है ना। बहुत लोग पहली बार स्टेज पे जाते हैं ना, अपना नाम भूल जाते, खुद अपना ही नाम भूल जाते, लेकिन वही लोग आगे जाके फिर जबरदस्त बोलते हैं, क्योंकि उनको बार बार मौका दिया जाता है, बार बार जाते हैं ना। तो पहली बार जब आपका कोई व्यक्ति प्लान दिखाता है तो आपको उसको अच्छे पॉइंट भी बताने हैं और उनकी कोई मिस्टेक है तो भी बताना, लेकिन वो बताएंगे कैसे, तो इसके लिए एक है सैंडविच रूल। क्या रूल है? सैंडविच रूल। अच्छा, बहुत लोग बोले सुबह सुबह में सैंडविच, हाँ हाँ मजा आ जाएगा, लेकिन अभी हमारा मीटिंग 5 मिनट और चलेगा, उसके बाद आप सैंडविच कर सकते। सैंडविच रूल क्या होता है? सैंडविच में क्या होता है, ऊपर में एक ब्रेड होती है, नीचे में एक ब्रेड होती है, बीच में होता है मसाला। ऊपर ब्रेड, नीचे में ब्रेड, बीच में हो गया मसाला, ठीक है ना। जो लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि सैंडविच में क्या होता है। एक तरफ बीवी, एक तरफ माता, बेचारा सैंडविच हो जाता है। किशोर जी बहुत हंस रहे हैं, हमारे मनोज जी भी हंस रहे हैं, शायद अनुभवी है, कोई बात नहीं। तो सैंडविच रोल में क्या होता है कि एक ऊपर में सैंडविच होता है, एक नीचे में सैंडविच होता है और बीच में मसाला। तो आप जब किसी व्यक्ति को उसकी कोई मिस्टेक बताना चाहते हैं तो पहले उसके प्लस पॉइंट बताइए कि सर आपने जबरदस्त प्लान किया, मजा आ गया सर, आपने तो सर क्या शुरुआत की है, मतलब बहुत बढ़िया सर, मुझे मेरा पहला प्लान याद है, उसकी कंपैरिजन में आपने 10 गुना अच्छा प्लान दिया। और वो जो उसने वो बोला था ना कि ये वो सवाल तो आपने क्या बढ़िया टैकल किया सर, जबरदस्त। लेकिन सर अगर कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे ये अगर इसको आप नहीं बोलते और ऐसे करते ना सर, तब भी चलता, कोई बात नहीं है सर, इसका अगले बार थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सर आपने क्या प्लान दिया, जबरदस्त, मजा आ गया। तो पहले मैंने तारीफ किया, फिर थोड़ा सा गलती बताया, और गलती बताने का स्टाइल देखिए, तारीफ बढ़िया करनी, गलती हल्के से बता दो, हल्के से बता दो। मैं अभी बीच में कोलकाता में था, तो हम एक मीटिंग कर रहे थे, तो वहां के लीडर थे ना, बोला सर वो जो आ रहे हैं ना चल के, वो हमारे रॉयल्टी होल्डर है, लेकिन वो कभी टाई नहीं पहने। मैं बोला चलो इनको टाई पहनाते हैं, कैसे करके वो आए, तो मैंने हाथ में लगा, बोला क्या बात है, वाह। मैंने बोला सर आप जिस दिन स्टेज पे जाएगा ना, दुनिया पागल होगी, क्या पर्सनालिटी, आप पर्सनालिटी तो देखिए सर। और ये शर्ट कहाँ से लाए, बहुत बढ़िया सर। कुछ लोगों को ना भगवान बनाता ऐसा है कि वो लग दे जबरदस्त, आप उनमें से। तो वो शर्मा गया। मैंने बोला सर लेकिन इसके ऊपर अगर टाई लग जाए ना, सोने में सुगंध, मजा आ जाएगा। वो 15 मिनट में कहीं से टाई ढूंढ के लाए, बोला सर चलिए ये टाई कैसा लगेगा सर। मैं बोला बस यही टाई, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब उस व्यक्ति को मैं ये कह सकता था सर आपने टाई क्यों नहीं पहना, आप टाई नहीं पहनते सर, ऐसे कैसे चलेगा सर, अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा, नहीं आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से, जब कोई नया व्यक्ति, देखिए नया व्यक्ति तो गलती करेगा, जब कोई पहली बार फोन करेगा ना प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो गलती करेगा, तो आपको एक्सेप्ट करना है। हमारा काम है गलतियों को धीरे 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 कम करना, और ये सब कुछ होता है करने से, जैसे करता जाए तो होता जाएगा, ठीक है। तो आप जिसको भी डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आपको भाई टारगेट लेना, सबसे पहले तो एक डेट लगा दो कि भाई इस तारीख के बाद आप खुद प्लान दिखाओ, एक डेट लगा दो, या तो 10 प्लान का टारगेट सेट कर दो। अच्छा 10 प्लान का टारगेट हमने सेट किया था कि 10 प्लान मैं दिखाऊंगा, 11वां प्लान आप दिखाएंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग 11वां प्लान दिखाते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं, यस और नो, कि 10 प्लान तो हम उनके लिए दिखा दिए, फिर भी वो 11वां प्लान नहीं दिखाते। तो क्या करना है, 11वां प्लान जब आप उनके सामने रखोगे कि चलिए ये प्लान आज आपको दिखा, वो बोले कि सर एक काम कीजिए आज आप दिखा दीजिए, क्या बोलते हैं सर आज आप दिखा दीजिए, आप बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मैं दिखा देगा, लेकिन क्या इसके बाद वाला प्लान आप दिखाओगे। हमारी बात हुई थी 10 प्लान की, मैंने 10 प्लान दिखाया, 11वां आप दिखाओगे, वो बात हुई थी। आज 11वां प्लान है, आप बोलते हैं कि कोई बात नहीं आज भी आप दिखाइए, अगला मैं दिखाऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे कमिटमेंट देते हैं कि 12वां प्लान आप दिखाओगे। वो बोलते हैं हाँ सर अगला प्लान मैं पक्का दिखाऊंगा, ये आप दिखा, ठीक है आप दिखाइए, 11वां प्लान भी उसी शिद्दत से दिखाइए,
दिल में जरा भी दर्द रखे बिना, दुख रखे बिना, मन भेद रखे बिना दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। 12वां प्लान उनको फिर दिखा कि सर अब 12वां है, अब आपको दिखा। और 12वें प्लान में भी वो बोलता है ना कि सर आप दिखाइए। तो समझ लीजिए कि आप गलत व्यक्ति को चुने हैं। अब आपको किसी और को डुप्लीकेट करने की जरूरत। इनको देखिए, मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि इनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप अगर इनको अब थोड़ा सा धक्का नहीं मारेंगे तो ये जिंदगी में कभी भी प्लानर नहीं बन पाए। मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे गोद में उठाती थी, अब नहीं उठाती, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका। अब मैं बोलूंगा कि मम्मी गोद में उठा तो कमर टूट जाएगी, क्योंकि मेरा वजन तो बहुत है। तो हमें लोगों को बड़ा भी करना है, उनको गोद में लेके नहीं घूमना है, ठीक है ना। और बड़ा करने के लिए थोड़ा तो धक्का मारना पड़ेगा, थोड़ा तो हमको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो आप जिस व्यक्ति ने 11वां 12वां प्लान का पेन हाथ में उठा लिया, अब वो व्यक्ति इस बिजनेस में कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसने प्लान दिखाने के लिए पेन उठा लिया। और जिसने पेन उठा लिया उसके लिए आपको प्लान कभी नहीं दिखाना है। उसका प्लान चेक करो कि सर आप मुझे बताओ, मैं आपको इंप्रूवमेंट्स बताऊं। और जब भी आप किसी को इंप्रूवमेंट बताते हैं ना, तो ढेर सारी बातें ना बताएं, 2 या 3 पॉइंट बताएं कि सर एक इसको ठीक करना है, इसको यहाँ पे भी सैंडविच रूल लगेगा। अच्छी बातें पहले बताइए, फिर 2-3 मिस्टेक बताए, फिर और अच्छी बातें बताए, फिर बोलिए कि आप अगले 10 दिन इसके ऊपर बात कीजिए, फिर इसके ऊपर हम बात करें। तो 11-15 दिन के बाद फिर एक बार प्लान चेक कीजिए, और चेक कीजिए कि वो 3 चीजें ठीक हुई कि नहीं। अगर वो 3 चीजें ठीक हुई तो फिर 2 चीजें और दे दीजिए। ऐसे करते 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 अगर आपने अपनी टीम में 10 प्लानर क्रिएट कर दिए, 10 प्लानर जो फील्ड में जाके प्लान भी दिखाते हैं, तो आप इस कंपनी में 50,000 से नीचे कमा ही नहीं सकते। इतना आसान है ये बिजनेस। 50,000 से नीचे आ जाए तो आप मुझे पकड़, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिस्टेक है। लेकिन होगा ही। जो व्यक्ति खुद प्लान दिखाता है, होम मीटिंग्स करता है, जिसकी टीम में 10 लोग प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, रेगुलर नहीं तो महीने में 10-15 प्लान भी दिखाते हैं, उसकी इनकम 50,000 पे पहुंच ही जाएगी। इसमें 1% का भी कोई डाउट नहीं है। इतना आसान है हमारी जब में 50,000। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस आसान काम को करेंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में हमने बेसिक बातचीत की कि सबसे पहली चीज है कि हमें समझना है, क्योंकि ये बिजनेस 2 चीजों का है, समझने का और समझाने। जिनको समझ में आ गया वो समझा सकते हैं और वो लोगों को जोड़ देते। जो नहीं जोड़ पाते वो समझा नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी समझ में ही अभी कहीं प्रॉब्लम। तो ये समझने का और समझाने का बिजनेस है। फिर मैंने आपको कहा कि आप खुद लोगों को जोड़िए, खुद लोगों को जोड़िए, खुद लोगों को इस बिजनेस में लेके आइए। फिर हमने डुप्लीकेशन पे बातचीत की कि डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। डुप्लीकेशन हुआ ही है आपकी टीम में। आप टीम में जो जो बदलाव लाना चाहते हैं वो बदलाव अपने में पहले खुद लेके आए तो टीम में ऑटोमेटिक हो जाए। फिर मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेशन कैसे होता है। तो उसमें फर्स्ट आई डू यू सी, मैं करूंगा आप देखो, ठीक है। वो एक टॉपिक थोड़ा रह गया, मैं 10-15 सेकंड में कवर करता हूँ। पहला स्टेप है आई डू यू सी, मैं करता हूं आप देखो। दूसरा है वी डू, हम दोनों करेंगे, मतलब आधा प्लान मैं दिखाऊं आधा आप दिखाओ। तीसरा है यू डू आई सी, अब आप प्लान दिखाओ मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये पांडे सर बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताते हैं। मैंने तो इसको ऊपर ऊपर से बताया है, आपको मौका मिले तो सर से सीखिए। ठीक है, पहले मैं करूं आप देखिए, फिर हम दोनों करेंगे, फिर आप करेंगे और मैं देखूं। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल से देखा कि जंगल में कैसे शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है। ठीक है, और बहुत सी चीजों के ऊपर हमने बातचीत की, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी बातचीत की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट मीटिंग में मैंने एक हैबिट डेवलप करने को कहा था, सीखे हुए को अप्लाई करने की आदत डेवलप करने को कहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। अनु मैडम को धन्यवाद कहना चाहूंगा आज की मीटिंग को होस्ट करने के लिए। किशोर जी मेरे बैकअप में थे, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।